वालेकुम। हम कैटजंग का चैप्टर नंबर 43 कर रहे थे, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, और हमने इसमें से सेफेलोस्पोरिन पढ़ने। तो अगर तो आप ये यहाँ से स्टार्ट करें और आपने पेनिसिलिन वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू देती हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हैं और इसके अलावा दूसरी एंटीबायोटिक्स देख रहे हैं हम। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? जो बैक्टीरिया को किल करेंगी, ठीक है। और बैक्टीरिया को किल करने के लिए बेसिकली हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हम क्या करे थे कि जी होस्ट के पास है सेल वॉल, ठीक है, और बैक्टीरिया के पास है सेल वॉल, और जो हम मतलब कि अब बीइंग ह्यूमंस हमारे पास सेल वॉल नहीं है, तो हम क्या करें, हम सेल वॉल को टारगेट कर रहे हैं। सेल वॉल की सिंथेसिस स्टार्ट होती है साइटोप्लाज्म में, फिर सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे जाती है, फिर सेल वॉल के लेवल पे जाती है। तो हम डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिनको हम इनहिबिट कर रहे हैं। उन एंजाइम को इनहिबिट करने से क्या होगा, हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़राब कर रहे हैं। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात कर रही हूँ। और उसमें जो है ना वो बैक्टीरिया डाई कर जाएगा, जिसमें से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिसमें सेल वॉल को हम टारगेट करके बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसमें जो नेम थे जो मैंने आपको अभी लास्ट टाइम पढ़ाए थे वो थे पेनिसिलिन। इसके अलावा सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम जो हैं ये आ जाते हैं, ठीक। और इसके अलावा जो है हम पेनिसिलिन लास्ट टाइम कवर कर चुके हैं। अब हम सेफेलोस्पोरिन पे आते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है इनके पास एक स्पेसिफिक बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है। वो रिंग जो है वो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए सपोर्ट कर रहा होता है। तो सेफेलोस्पोरिन जो है ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में ही आती हैं। तो इसके अंदर जो रिंग है वो इसका क्या नाम है, 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसको ना इसकी जो क्लासीफाई करते हैं ना, हम इसको करते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ये बेसिकली हम किस तरह से कर रहे हैं, हमने इसको स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग किया है। जो फर्स्ट जनरेशन है ना इसका सबसे नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, सबसे छोटा है। सेकंड जनरेशन का स्पेक्ट्रम थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़े ग्राम नेगेटिव को भी कवर कर लेता है। थर्ड जनरेशन का और ज़्यादा, फिर फोर्थ जनरेशन। इस तरह से जो है ना सेफेलोस्पोरिन की जो है वो क्लासीफाई जो है वो इसको किया जाता है। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं इसकी, बिकॉज बुक में पहले लिखा हुआ है ये। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये है कि ये रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू जो है ना वो एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा कुछ जो है ना एक्सेप्शन है। सेफ्ट्राइक्सोन जो है फॉर एग्जांपल ये बिलियरी रूट के थ्रू जाता है, ठीक है। इसमें बस ये लिखा हुआ है और कुछ खास नहीं लिखा हुआ। अब ये जो बिलियरी रूट के थ्रू जाता है ना, जब मैं आगे आपको थर्ड जनरेशन के बारे में बताऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये बिलियरी रूट के थ्रू जाता है तो इसका मतलब क्या मतलब हो सकता है, और हमें ये फार्माकोकाइनेटिक किस तरह से हेल्प करते हैं कि हमने किस एज ग्रुप में कौन सी वाली सेफेलोस्पोरिन देनी है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाते हैं। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि एक तो हमें पता है कि जो सेफेलोस्पोरिन है इसके एक्शन वही है जो पेनिसिलिन का है, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। सेल वॉल को इनहिबिट करना है, और सेल वॉल के इनहिबिट कहाँ पे करना है, क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देता। जब ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देता ना तो किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, ट्रांसपेप्टाइडेज को। तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वहाँ पे जाके बाइंड करता है। जब वो बाइंड करता है, ठीक है, उसके बाद ठीक है, और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे ये इनहिबिट करता है बैक्टीरिया एंजाइम को, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। क्रॉस लिंकिंग नहीं होती, सेल वॉल नहीं बनती, और बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होगी तो उसकी इंटेग्रिटी नहीं रहेगी और फिर बैक्टीरिया डाई, ठीक है। ये तो वही पुरानी बात थी पेनिसिलिन वाली। ये एक बात आप याद कर लो, सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम ही है, हर जगह उसको घुसा देना। बाकी रेजिस्टेंस जो है वो भी मैंने आपको पहले जो बताई थी, मिलती जुलती उसी तरह से जो पेनिसिलिन में आपने पढ़ी थी कि किस तरह से कि आपने जो है इसमें, अच्छा, इसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर से नहीं होती। इसके अलावा अदर जो है ना दूसरी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और इसमें लाइक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पेनिसिलिन में बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के बारे में, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप लास्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये वही बात कर रहे हैं कि हमने जो बीटा लैक्टमेज मैंने कहा था कि बैक्टीरिया का एक एंजाइम है बीटा लैक्टमेज। ये क्या करता है कि ये हमारी जो बीटा लैक्टम होता है ना, फॉर एग्जांपल ये रिंग है, ये रिंग चाहिए मुझे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो बैक्टीरिया बहुत चालाक है, वो एक एंजाइम बनाता है बीटा लैक्टमेज। वो क्या करता है, वो इस रिंग को, जो मेरी एंटीबायोटिक की रिंग थी, उसे ख़राब कर देता है। जब ये रिंग टूट जाती है तो फिर ये अब अपना काम नहीं कर सकती एंटीबायोटिक, और ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये बीटा लैक्टमेज का मैंने आपको बताया था तब कि ये बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम एंटीबायोटिक के साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दे रहे थे। ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये कहता है कि वो जो आपने पेनिसिलिन में बीटा लैक्टमेज की बात की थी कि हमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देना है ताकि हमारा जो एंटीबायोटिक है उसका जो रिंग है वो बैक्टीरिया ख़राब ना करे। तो यहाँ पर वो ये बात कर रहा है
कि मैनी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ अदर बीटा लैक्टोमेसेज एंड कैन इनएक्टिवेट सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। इसमें ये है कि अब हमने बीटा लैक्टोमेज के खिलाफ तो एंटीबायोटिक्स बना ली हुई हैं, लेकिन बैक्टीरिया का उन्होंने और ऐसे एंजाइम बना लिए हैं जो बीटा लैक्टोमेज के अलावा उन्हें पता है कि हमने लाइक हमारी टीचर ने कहा था कि बीटा बैक्टीरिया जो हैं ये बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं। सो लाइक कि आप इनके खिलाफ जो कोई आपने ये देखा कि बैक्टीरिया जो है वो बीटा लैक्टोमेज बना के आपके एंटीबायोटिक को ख़राब करें, तो आपने एक एंजाइम बना लिया बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर। अब बैक्टीरिया ने क्या किया कि उसने उससे भी अच्छा काम किया कि उसने और एंजाइम बना लिया उसके अलावा जो आपकी एंटीबायोटिक रिंग को ख़राब कर देंगे, बीटा लैक्टम रिंग को, ठीक है। तो ये वो यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि और चीज़ें जो है वो बना ली। उसके अलावा बाकी चीज़ वही है जो मैंने आपको रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म बताए थे जो वहाँ पे थे, सेम वही है यहाँ पे कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज कर दी जाए, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, बैक्टीरिया अपनी परमिएबिलिटी जो है ना मेम्ब्रेन की वो चेंज कर लेता है ताकि वो जो है वो आपकी जो ड्रग है जो सेफेलोस्पोरिन अंदर ना आए। तीसरी चीज़ जो है फ्रॉम चेंजेस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसको चेंज कर लेना, ठीक है। बाकी मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकाई जो है वो रेजिस्टेंट होती हैं सेफेलोस्पोरिन से, ये मैं आपको इसके बारे में आगे जाकर बताऊंगी। मर्सा जो है वो मैंने आपको पेनिसिलिन में बताया था, इसका आगे जिक्र वेनकोमाइसिन में आएगा, तो मैं आपको तब बताऊंगी इसके बारे में। बेसिकली ये है कि ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकाई जो है ना ये पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन चूंकि पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है ना तो ये सेफेलोस्पोरिन से भी होंगे, क्योंकि पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन ये सारी कैटेगरी क्या है, बीटा लैक्टम की है ना। तो उसके बीटा लैक्टम क्या है, उसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग है। अगर ये पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है फिर ये सेफेलोस्पोरिन भी इस पे काम नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है। तो हमें जो है ना फिर कुछ और चीज़ से इसको इनहिबिट करना पड़ता है, फिर हम यूज़ करते हैं वेनकोमाइसिन, एक और ड्रग है, वो बीटा लैक्टम नहीं है। वो बीटा लैक्टम का तो एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना जो मैंने आपको बताया। बीटा लैक्टम में 4 चीज़ें आ रही हैं, कौन सी आ रही है हमारे पास, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापिनम, ठीक है। उन चारों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही है कि क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देनी, ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करना है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करना है, ठीक है। ये सारा एक ही है। अगर वो एक कोई एक चीज़ जैसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकाई वो एक से रेजिस्टेंस है ना, इसका मतलब है कि फिर हम इस दूसरी बीटा लैक्टम जो चीज़ है ना, कोई भी बीटा लैक्टम हम उसको नहीं दे सकते। तो हम कोई और सोर्स जो है ना वो यूज़ करते हैं, तो हम उसमें जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो हम एंटीबायोटिक देंगे वो अदर देन बीटा लैक्टम होगी, ठीक है। जैसे वेनकोमाइसिन हम दे सकते हैं, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसको क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में। आपने इस ड्रग्स के जो नेम है वो याद करने होते हैं बेसिकली। तो आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है ना ड्रग्स, इसमें आप देखेंगे कि मोस्टली PH आ रहा होता है, ठीक है। क्या आ रहा होता है, PH का वर्ड इसमें आ रहा होता है। मतलब कि लाइक जैसे मैं आपको बताती हूँ, सिफेलेक्सिन, ठीक है। तो अब सिर्फ ये वाली एक याद करनी पड़ेगी। इस तरह से इसके काफ़ी सारे जितने भी है ना, अभी यहाँ पे इसके नेम कम लिखे हुए हैं, आप कैप्लन में या किसी दूसरी बुक में पढ़ोगे तो काफ़ी इसकी लिस्ट होगी। तो इन सब में PH आ रहा होता है, सिफेलेक्सिन वगैरह, ठीक है। अब ये किस में यूज़ होते हैं, जो ये जैसे सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ होते हैं, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करते हैं। पहली है ना, मैंने आपको बताया था पहली वाले का ज़रा स्पेक्ट्रम कम है, आगे जाते जाओगे स्पेक्ट्रम बढ़ता जाएगा। ये थोड़ा काम करते हैं ये सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में और ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। सेकेंड जनरेशन पे आ जाए, सेकेंड जनरेशन में सिफैक्लर, ठीक है, और उसके बाद सेफ्रोजिल, ठीक है, ये वाली आ जाती है। अब इसमें जो है ना आप इसको इस निमोनिक से याद कर सकते हैं कि फैक्ट फ्यूरी फॉक्सी, ठीक है, फैक्ट फ्यूरी फॉक्सी, इट्स अ फैक्ट कि जो फॉक्स है वो फ्यूरी है, फैक्ट फ्यूरी फॉक्सी। तो अब इसमें जो FAC है वो सिफैक्लर, फ्यूरी सिफ्यूरोक्साइन, और उसके बाद फॉक्सीसिफॉक्सिटिन, ठीक है, ये आ जाती हैं इसमें, ये सेकंड जनरेशन में आ जाती हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करता है और इसका एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव कवरेज भी होती है, इसमें ये बता रहा है, ठीक है। और ये किस किस चीज़ में आती हैं, अच्छा, जो हमारे कान का इन्फेक्शन होता है ना, ओटाइटिस मीडिया वगैरह, उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम उसमें अब हम फर्स्ट जनरेशन तो नहीं दे सकते, तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को कवर करिए और थोड़े बहुत ग्राम नेगेटिव आते हैं, मतलब सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को कवर करिए। तो सेकंड जनरेशन जो है इसको हम देते हैं ओटाइटिस मीडिया में, साइनोसाइटिस में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन ड्रग्स, इसके बारे में वो क्या बता रहे हैं, थर्ड जनरेशन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और इसके अलावा इसका स्पेक्ट्रम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो है आप देखोगे फोर्थ जनरेशन का भी स्पेक्ट्रम जो है वही है जो थर्ड जनरेशन वाला है, तो आप इसका याद कर लेते हो उसका भी याद हो जाएगा। तो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स जो आई एम सॉरी, थर्ड जनरेशन जो ड्रग्स हैं सेफेलोस्पोरिन की, ये बेसिकली किसके लिए होती हैं, सेप्सिस में इसका जो है वो
आ जाता है यूज़, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस में यूज़ आ जाता है। इसके अलावा इसका मेनिंजाइटिस में रोल आ जाता है। अब दो ड्रग्स हैं जैसे सेफ्ट्रायोक्सोन, ठीक है, और इसके अलावा सेफेक्सिम, ठीक है, ये दोनों यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये गोनोरिया के इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। और ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास वो ये बता रहे हैं कि ये जो दो ड्रग हैं सेफ्ट्रायोक्सोन और सेफोटेक्सिम, ये जो हैं ये एक्टिव सेफेलोस्पोरिन जो है ये मतलब ये इसका ज़्यादा आ जाता है ना, तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोनोकोकाई उसकी अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस जो है इसमें देखी गई है। अच्छा, ये मेनिंजाइटिस में यूज़ होती हैं। और अच्छा, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाली थी बेसिकली ये था कि सेफ्ट्रायोक्सोम और सेफ्ट्रायोक्सम जो है ये दो एंटीबायोटिक्स मेनिंजाइटिस में यूज़ होती हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे लास्ट टाइम जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में बताया था कि मोस्टली रूट जो है इसका वो एक्सक्रीशन का बॉडी से किस तरह निकलती है, सेफेलोस्पोरिन किडनी के थ्रू निकल रही होती है ना। तो मैंने उन्हें बताया था कि एक एक्सेप्शन है जिसमें मैंने सेफ्ट्रायोक्सोन का बताया था कि ये बाइल के थ्रू जाती है। तो अब अगर बच्चों में मेनिंजाइटिस हो जाता है ना, तो आपने उसमें सेफ्ट्रायोक्सोन जो है वो नहीं देनी, क्योंकि बच्चों में जो है वो बिलियरी मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं होता, तो बिलियरी स्लजिंग हो जाएगी इससे। तो इसलिए इसका ये जो है ना, इसलिए हमें ये चीज़ें पता होना ज़रूरी होती हैं कि अगर कोई चीज़ किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पेशेंट है, उसको किडनी उसकी ऑलरेडी इम्पेयर्ड है, रीनल फंक्शन उसके इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, लाइक वो डायलिसिस का पेशेंट है, साथ में उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, ठीक है, और आप ये ड्रग्स भी दे रहे हो, तो आपने उसमें देखना होता है कि अगर कोई आप ऐसी ड्रग दे रहे हो जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रही थी, पेशेंट की किडनी ख़राब है, तो आपने वो ड्रग की थोड़ी क्वांटिटी देनी है या आपने उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बिलियरी रूट के थ्रू एक्सक्रीट हो रही थी और हमने देखा कि नियोनेट्स जो होते हैं उनमें बिलियरी मेटाबॉलिज्म जो है ये वाला जो है इतना अच्छा वेल डेवलप्ड नहीं होता, तो हमने ये वाली ड्रग जो है वो नहीं देनी, ठीक है। अब उसके बाद जो है फोर्थ जनरेशन, ये बड़ी प्यारी है, इसमें एक ही ड्रग है सिफेपाइम, ठीक है, और ये स्किन एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह और इन चीज़ों में आ जाता है। टॉक्सिसिटी क्या होता है, ये टॉक्सिसिटी दो ही है कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, ठीक है, और जैसे हमने एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पेनिसिलिन में भी देखे थे। इसके अलावा कुछ और एडवर्स रिएक्शंस होते हैं इसके, ठीक है, जिसमें से एक है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का लेवल ब्लड में कम कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर बीटा लैक्टिम है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि ऑल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सेम ही है। बीटा लैक्टिम का जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वही पुरानी बात, क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देता, ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके अटैच होता है। अदर जो हैं बीटा लैक्टम, उनमें क्या आ जाता है, उसमें मोनोबैक्टम आता है और कार्बापीनम आता है। मोनोबैक्टम में जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो एस्ट्रियोनम है। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि एक चीज़ है, ठीक है, एक ड्रग मतलब एक स्पेसिफिक क्लास हम कहते हैं ये वाली ड्रग, उसके अंदर नीचे ना लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 करके कि ये सारी इस ड्रग के इस वाली क्लास के अंदर आती हैं। लेकिन कोई एक ड्रग होती है जिसके अंदर ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात होती हैं जो सारी चीज़ों से मैच कर रही होती हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये वाली ड्रग ना प्रोटोटाइप है। मतलब इस ड्रग को पढ़ लोगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लोगे, इसका साइड इफेक्ट वगैरह ये वो देख लोगे, और वो सारी चीज़ें जो है ना बाकी चीज़ों जैसे ही होंगे, मतलब वो सिमिलर हो जाएंगी, तो आप वो एक उसमें से देख लेते हो। तो मोनोबैक्टम जो है इसकी प्रोटोटाइप जो है वो एस्ट्रियोनम है, ठीक है, और इसमें जो है वो हम इसमें मतलब ये भी इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल है, बिकॉज मैंने आपको बताया बीटा लैक्टम ही है ना। और ये सिनर्जिस्टिक हम इसको देते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ, ये सिनर्जिस्टिक एक्शन मतलब परफॉर्म करते हैं, यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड आप देंगे और एस्ट्रियोनम देंगे तो दोनों का एक्शन 1+1 ग्रेटर देन 2 इस तरह से होता है। इससे सिनर्जिस्टिक होता है, मतलब कि एक और एक दो होता है ना, तो इनका रिएक्शन ये दोनों साथ में काम करते हैं तो इनका अफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह हम जो कार्बापीनम है मोनोबैक्टम है, अब ये कार्बापीनम में इमीपेनम आता है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वही है जो मैंने आपको बता दिया, सारे बीटा लैक्टम का एक ही था। तो अब ये दोनों ड्रग्स हैं ना, जैसे कार्बापीनम है और मोनोबैक्टम है, ये दोनों आप तब देते हो जब आपके पास सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन आप नहीं दे सकते किसी रीज़न से। और इमीपेनम जो है ना, मतलब नॉर्मली जो यूज़ हो रही होती हैं वो पेनिसिलिन है बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती है, फिर सेफेलोस्पोरिन है, बाद में ये इनका नंबर आता होता है, ठीक है। और कार्बापेनम में जो प्रोटोटाइप है वो इमीपेनम ड्रग है, फर्स्ट वाली ये प्रोटोटाइप है, ठीक है।
और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो है वो बताया कि इसको भी आप अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ देते हो, ठीक है, सिनर्जिस्टिक काम हो जाता है। और ये जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है कुछ इन्फेक्शन के लिए, एंटीरोबैक्टर के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इमिपेनम का ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाती है, किडनी का एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज से। तो हम क्या करते हैं, हमने जब कार्बापीनम में से कार्बापीनम की अंदर ये आ रही है ना इमिपेनम देना, तो हम सिलास्टेटिन एक एंजाइम देते हैं जो इनहिबिट करता है हमारे किडनी में डिहाइड्रोपेप्टाइडेज को, और ताकि इस एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एक ड्रग होती है मीरोपिनम, ठीक है, ये इमिपेनम से सिमिलर है, बस इसमें ये है कि ये रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज से इनहिबिट नहीं होती, और ये सीजियर्स भी नहीं करती। और इसके अलावा जो है वो अल्ट्रापिनम का एक बताया हुआ है, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो लेस होती है। इसके अलावा बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर्स की बात आ गई। ये चीज़ तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर क्या होते हैं, कि बैक्टीरिया के अंदर जो बीटा लैक्टोमेज एंजाइम है उसको हमने इनहिबिट करना है। तो इसमें 3 नाम देख लें, क्लेविल्यूनिक एसिड, सबलैक्टम और टेज़ोबैक्टम, बस इसका ये बताया हुआ है। बाकी इसका मेकैनिज्म मैंने आपको बता दिया कि हम इसलिए दे रहे हैं ताकि बैक्टीरिया का जो बीटा लैक्टोमेज से हम इनहिबिट कर सके। बहरहाल अब इसके अलावा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेज भी हैं जो बैक्टीरिया ने इनहिबिटर्स भी हैं। एक तो ये है ना जो 3 है आपने देने हैं ताकि बीटा लैक्टोमेज को इनहिबिट कर दें, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया ने और एंजाइम्स भी जो है वो बना लिए हैं बीटा लैक्टोमेज के अलावा, ताकि हमारी एंटीबायोटिक रिंग को ख़राब कर दें, बीटा लैक्टम रिंग को या फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को। तो हम जब उसमें देते हैं ना, तो हम उसमें एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं कि ताकि हमारा जो है वो, अगर बैक्टीरिया अदर देन डैट कोई बीटा लैक्टोमेज के अलावा कोई और चीज़ बना रहा है हमारी बीटा लैक्टम रिंग को ख़राब करने के लिए, तो हम एक तरह एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम चीज़ यूज़ कर लेते होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने आपको वैसे बता दिया। इसके अलावा वेनकोमाइसिन है। वेनकोमाइसिन मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कहाँ पे बताया था, मैंने वेनकोमाइसिन के बारे में आपको बताया था कि ये इलोंगेशन रिएक्शन जो है ना, अच्छा पहले मेरे ख्याल है इस तरह थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अभी हमने बीटा लैक्टम कवर किया है, बाकी का हम बाद में कवर करेंगे। और ये मैं आपको ना यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ कि ये सेल वॉल की सिंथेसिस है, बहुत ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैं बता रही हूँ उतना सुन लें कि सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म के लेवल पे सेल वॉल की सिंथेसिस हो रही है, सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे हो रही है, उसके बाद आगे जाके आप देखें जो यहाँ पे जो एंजाइम है ना, ये एक चीज़ बिल्कुल सीधी सीधी पड़ी है, और यहाँ पे देखें क्रॉस लिंकिंग हो रही है। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है ना, यहाँ पे बीटा लैक्टम आ रहे थे। बीटा लैक्टम क्या कर रहे हैं कि ये इस क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर रहे हैं। इस एंजाइम का नाम था ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, तो क्रॉस लिंकिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज़ बस आप देख लें कि इस तरह से सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो रही है, हम सेल वॉल को इनहिबिट कर रहे हैं बीटा लैक्टम में। बाकी इसके अलावा बीटा लैक्टम के अलावा जो बाकी है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।